यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का। बीएससी सेकेंड ईयर हमारा टॉपिक चल रहा था कंटिन्यूटी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो आज के सेगमेंट में हम ट्रिप ऑपेरॉन से एटेन्यूएशन सेगमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। क्षीणीकरण, व्हाट इज एटेन्यूएशन, ठीक है। तो एक बार वापस ट्रिप ऑपेरॉन को रिपीट कर लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड ये हो गया कंप्लीट। ये जुड़ गया पॉलीमरेज एंजाइम एंड दैट इज इन ऑन कंडीशन। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। नॉर्मली जब कंसंट्रेशन ट्रिप्टोफैन की लो इनटू द मीडियम है तो ऐसे में हो क्या रहा है, तो प्राथमिकता जो है वो किसको है, रिप्रेशर प्रोटीन को। बट इन द ट्रिप ऑपेरॉन रिप्रेशर प्रोटीन कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में है, कैन नॉट बी एबल टू बाइंड विद ऑपरेटर साइट। ठीक है, तो ऐसे में ऑपरेटर साइट जो है रिक्त स्थान किसके लिए छोड़ देता है, प्रमोटर के लिए। प्रमोटर किसके लिए काम कर रहा है, पॉलीमरेज एंजाइम को बाइंड करने के लिए। फैक्टर्स बाइंड हो जाएंगे, एनर्जी बाइंड हो जाएगी, तो पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट। ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने से क्या होगा कि ये फर्स्ट लीडर सीक्वेंस, देन ई सीक्वेंस, डी सीक्वेंस, सी, बी और ए, इन जेनेटिक सीक्वेंसेस को क्या करेगा, कोड करेगा, और उसकी वजह से फर्दर 3 विशिष्ट प्रोटीन्स को या एंजाइम्स को कोड करता है जो कि ट्रिप्टोफैन मॉलिक्यूल को बनाते हैं। तो हमारा पहला स्टेप तो यही है कि व्हेन द लो कंसंट्रेशन, अर्थात कंसंट्रेशन लो होने का मतलब है हमें ट्रिप्टोफैन की आवश्यकता है, तो इसका मतलब ट्रिप्टोफैन बनाना पड़ेगा, संश्लेषण। इसका मतलब ट्रिप ऑपेरॉन को क्या करना पड़ेगा, ऑन। तो कैसे हुआ, व्हेन द ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन लो इनटू द मीडिया, तो फर्स्ट क्या हो रहा है कि ट्रिप्टोफैन मॉलिक्यूल की कमी की वजह से रिप्रेशर प्रोटीन इनएक्टिव है, कॉम्प्लेक्स नहीं बना पा रहा, और ये प्रोटीन जो है यहाँ पे जुड़ नहीं रहा, और ये सब कुछ चीजें हो रही हैं, दैट कंडीशन ऑन द ट्रिप ऑपेरॉन। ठीक है, इसकी वजह से ट्रिप ऑपेरॉन सदैव क्या रहता है, ऑन रहता है। दूसरा स्टेप, जब माध्यम में ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ गई है, बहुत ज्यादा है, एडिक्वेट पोजीशन पे बढ़ चुकी है, तो ऐसी संरचना में क्या हो रहा है कि जो ट्रिप्टोफैन है वो खुद एक भूमिका निभाएगा। और उस भूमिका के तहत ये क्या कर पा रहा है, ट्रिप्टोफैन मॉलिक्यूल की सांद्रता बढ़ने पर ये जाके किससे ऐड हो जाता है, मॉलिक्यूल से। किससे, रिप्रेशर मॉलिक्यूल से, जो कि इनएक्टिव था। तो ऐसे में जब ये इससे बाइंड होता है, रेड इंक से दिखाई दे रहा होगा आपको, तो यहां जो ये बाइंड होता है, तो बाइंड होने का मतलब हो गया दैट इज रिप्रेशर प्रोटीन। तो रिप्रेशर को हम क्या दे रहे हैं, को रिप्रेशर। यहां ये रिपीट करने का उद्देश्य मेरा यही है कि आप लैक और इसको दोनों तुलनात्मक रूप से समझ लीजिए। लैक ऑपेरॉन में रिप्रेशर प्रोटीन एक्टिव था और वहां पे हमने नाम दिया रिप्रेशर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। रिप्रेशर इंड्यूसर, क्योंकि वहां पे लैक्टोज मॉलिक्यूल जो है वो इंड्यूसर की भूमिका निभा रहा था। इस वजह से कंप्लीट ऑपेरॉन को भी हमने क्या नाम दिया था, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम। यहां पे अगर अपन बात करें तो यहां पे ट्रिप्टोफैन जो है वो उसकी कमी इसको ऑन कर देती है, लेकिन ट्रिप्टोफैन की उपस्थिति ऑपेरॉन को क्या कर देती है, ऑफ कर देती है। इसका मतलब ये किसकी भूमिका निभा रहा है, रिप्रेशर की भूमिका निभा रहा है। क्लियर है, और इसकी वजह से ये रिप्रेशर की भूमिका, तो फाइनली क्या होगा, इसको हम बोलेंगे को रिप्रेशर, क्योंकि सहयोगी है। ये इनएक्टिव था, अब क्या हो गया, एक्टिव। इसका मतलब इसके जुड़ते ही जब ये सक्रिय हो गया तो इसका मतलब सहभागी है ये या सहयोगी, दैट इज को रिप्रेशर। इसलिए हमने इसका नाम भी दिया रिप्रेशर को रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स। और अब ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, एक्टिव। एक्टिव होते ही ये कैपेबल है बाइंड होने के लिए किसके ऊपर, अपने ऑपरेटर बाइंडिंग साइट पर। और ऑपरेटर बाइंडिंग साइट पर जो ही ये जाके बाइंड होगा, ये बंद हो गया। ये बाइंड हो गया, और इसके बाइंड होते ही आरएनए पॉलीमरेज के लिए अब कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जीन्स थी वो सारी की सारी क्या हो चुकी है, इनहिबिट हो चुकी हैं, रुक चुकी हैं।
क्लियर है? इसी को हम बोलते हैं रिप्रेशर। तो ये दोनों घटनाएं हो गई। तो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन खुद के ही संश्लेषण को रोक रहा है, इसलिए हमने इसको रिप्रेसिबल ऑपेरॉन के नाम से जाना। अब यहाँ पे एक विशिष्ट संरचना के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एल सीक्वेंस। व्हाट इज एल सीक्वेंस? तो इस पूरी स्ट्रेटजी को दिमाग में रखिए। अब यहाँ पे केवल हम एल सीक्वेंस का ही जिक्र करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे केवल इसी को इलिब्रेट करेंगे, व्हाट इज एल सीक्वेंस। तो इसको हल्का सा मैं समझा देता हूँ। ट्रिप ओपेरॉन हो चाहे लैक ओपेरॉन हो, ओपेरॉन में मुख्य भूमिका निभा कौन रहा है? सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका जो निभा रहा है वो कौन हो गया? आई जीन, जो कि स्वतंत्र रूप से क्या कर रहा है? रिप्रेशर, प्रोटीन को क्या करता है? कोड करता है। लैक ओपेरॉन में सक्रिय है, ट्रिप ओपेरॉन में निष्क्रिय है। क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में जो रिप्रेशर प्रोटीन है वो जाके क्या हो जाता है? बाइंड विद ऑपरेटर जीन। ठीक है, तो मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है यहाँ पे? रिप्रेशर प्रोटीन और ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर से जुड़ जाता है रिप्रेशर। इसका मतलब अगर रिप्रेशर प्रोटीन ना बने या रिप्रेशर प्रोटीन को रोक दिया जाए, नहीं रुकेगा, तो ऑपरेटर कोई काम नहीं कर रहा। ऑपरेटर जो है वो सहूलियत दे रहा है किसको? पॉलीमरेज को आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब मुख्य काम किसका हो गया? रिप्रेशर का। और उससे मुख्य काम किसका हो गया? आई जीन का, जो कि रिप्रेशर को कोड कर रही है। तो यहां पे अगर हम देखें तो अगर आई जीन में ही म्यूटेशन हो जाए तो, अर्थात आई जीन जो है म्यूटेंट है और अब ये कैपेबल नहीं है रिप्रेशर प्रोटीन को बनाने में, या किसी कारण से आई जीन को ही क्या कर दिया गया? रिप्रेस कर दिया गया। ठीक है, जिसकी वजह से जैसे यहां पे संरचनात्मक जीन काम नहीं कर रहे, वैसे आई जीन के संरचनात्मक जीन भी काम नहीं करेंगे और रिप्रेशर प्रोटीन को कोड नहीं करेंगे। तो बिना रिप्रेशर प्रोटीन के ओपेरॉन को रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में अगर ओपेरॉन जो है ऑन है तो ऑन ही रहेगा और प्रोटीन का संश्लेषण कंटिन्यूअसली चलेगा, चाहे उसकी आवश्यकता हो चाहे उसकी आवश्यकता नहीं हो। तो ऐसे में विशिष्ट, सभी नहीं, विशिष्ट, स्पेशल इसेंशियल अमाइनो एसिड्स जैसे कि ल्यूसीन, हिस्टिडीन, ठीक है, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, आदि के बायोसिंथेसिस पाथवे में एटेन्यूएशन क्रम या सीक्वेंस पाई जाती है। अर्थात हर प्रकार के ओपेरॉन में एटेन्यूएशन नहीं पाया जाता। ये यूकैरियोट्स में पूर्ण रूप से एब्सेंट है, अभी तक इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है। प्रोकैरियोट्स में ही क्षीणीकरण की घटना को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज क्षीणीकरण। ये हो गया क्षीणीकरण। ल्यूसीन, हिस्टिडीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, इसका ध्यान रखिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक हो गया क्षीणीकरण, एटेन्यूएशन। ये गलत मिटा दिया, ये तो अपन लिख लेते, ये भी मिटा देता हूं अभी।
ट्रिप ओपेरोन मॉडल, और इसी में हम पढ़ रहे हैं एटीन्यूएशन। क्षीणीकरण। इसको ऐसे समझा देते हैं, जैसे सिंपल आर्थिक घटना से देख लेते हैं कि हम कोई मशीनरी यूज में ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक मशीनरी, और उसको हम वायर से यूज में ले रहे हैं, प्लग लगा के हम, और उसमें कहीं कोई एकदम से गड़बड़ हो रही है, ठीक है, या फिर हम देख रहे हैं कि जो स्विच है हमारा ऑन ऑफ करने का स्विच, वो रेगुलेट नहीं कर पा रहा, या ऑन या ऑफ नहीं हो पा रहा है, या तो उससे डायरेक्ट सप्लाई जा रही है या फिर सप्लाई क्या हो चुकी है, बंद। तो सप्लाई बंद हो चुकी है जब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे अगर रिप्रेसर प्रोटीन काम नहीं कर रहा है तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन कैसी होगी, जीन्स एक तरीके से ऑफ कंडीशन में, तो जब ऑफ ही हो चुकी है तो वो नष्ट हो गई, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। लेकिन अगर वो ऑन है तो वो हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट भी गलत बन रहा है प्लस एनर्जी भी वेस्ट हो रही है। तो ऐसे में हमें उसे ऑफ करना ही चाहिए। तो जो स्विच, रेगुलेटर स्विच खराब हुआ है, अगर वो ऑन कंडीशन में खराब हुआ है तो जो मशीनरी है वो लगातार ऑन रहेगी। तो ऐसे में अब हम क्या करें, तो हमारे पास में कई सारे स्टॉप्स होते हैं कि अगर हम उसके रेगुलेशन सिस्टम को डायरेक्ट, अर्थात अगर हम डायरेक्ट प्लग में से वायर को खींच लें तो जब वाटर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई रोक देंगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसी चीज़ को बोलते हैं क्षीणीकरण। एकदम से किसी चीज़ को क्या कर देना, स्टेल कर देना, दैट इज क्षीण। क्षीण का मतलब पूरी तरीके से कमजोर बना देना या कम कर देना, दैट इज क्षीणीकरण। इसी को बोलते हैं एटीन्यूएशन। इसलिए हम यहाँ पे एक वर्ड और यूज में ले सकते हैं कि एटीन्यूएशन is the secondary level of regulation। ठीक है, कि किसी कारण से सेल के अंदर हर प्रकार के रेगुलेशन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि किसी कारण से आई जीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आई जीन ही म्यूटेंट हो जाए या आई जीन का ही कोई रिप्रेस कर दे तो ऐसे में बिना रिप्रेसर प्रोटीन के ओपेरॉन को रोकना संभव नहीं है, क्योंकि सभी ओपेरॉन जो है रिप्रेसर प्रोटीन से कंट्रोल हो रहे हैं। तो ऐसे में ये जो एटीन्यूएशन सीक्वेंस है ये एक तरीके से सेकेंडरी लेवल ऑफ रेगुलेशन को काम करती है जब प्राथमिक लेवल खत्म होता है या खराब होता है। प्राथमिक लेवल के खराब होने पर सेकेंडरी लेवल जो है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो अब हम बात करते हैं एल सीक्वेंस की। व्हाट इज एल? तो इस एल को हम एल क्या कहते हैं, ये है एक्चुअली में लीडर सीक्वेंस, जो कि लगभग 162 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है। 162 न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये लंबी श्रृंखला होती है, ठीक है, और ये ऑपरेटर और ई जीन के मध्य में पाई जाती है। इसका ट्रांसक्रिप्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल तब ऑन होती है जब आई जीन में म्यूटेशन, जब आई जीन में म्यूटेशन कॉज होता है, जब रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव नहीं हो पाता, या जब ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एडिक्यूट। एडिक्यूट का मतलब हमने कारण बताया था कि हद से ज़्यादा बढ़ेगी तो एक तरीके से सेल कैंसर या सेल ट्यूमर टाइप्स अनियमित ग्रोथ को भी इंक्रीज कर देगी। इसी को हम बोलते हैं एडिक्यूट। तो एडिक्यूट कंडीशन पे अगर वो कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करना, दैट इज, तो ये 3 कारणों की वजह से ये ऑन हो जाता है। तो इस सीक्वेंस को समझिए, क्या है ये सीक्वेंस, यही बना देते हैं। दैट इज ऑपरेटर जीन, ठीक है, और ये कौन सा हो गया, ई ट्रिप जीन, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ विशिष्ट सीक्वेंसेस के बाद में यहां पे कोडोन आएगा, दैट इज AUG। AUG हम सब जानते हैं, दैट इज इनिशिएशन कोडोन, और ये मैथियोनिन को कोड करता है। सेकेंड
यहाँ पे एक विशिष्ट रीजन है जो कि एक छोटा है, जिसको हम बोलते हैं रीजन फर्स्ट, ठीक है। और रीजन फर्स्ट जो है उसमें विशिष्ट सीक्वेंस है UGG, UGG। रीजन फर्स्ट में विशिष्ट सीक्वेंसेज हैं नोन एज UGG। ठीक है। देन इसी में ही और एक सीक्वेंस है आगे चलने के बाद, दैट इज UAG। ये खत्म हुआ, ये हमारा रीजन हो गया कौन सा, फर्स्ट। रीजन सेकेंड, रीजन थर्ड, और ये हो गया रीजन फोर। और इस रीजन में के अतिरिक्त भी हमारे पास अभी और L सीक्वेंस है जिसमें AUG सीक्वेंस है। देन ये आता है कौन सा, E ट्रिप जीन, ठीक है। दैट इज द एलिब्रेशन ऑफ L सीक्वेंस। अगर हम इस संरचना को देखें तो इसके प्रारंभ में और अंत में एक इनिशिएशन कोडोन है AUG। उसके अलावा इस पूरी श्रृंखला को हम अनियमित रूप से 4 खंडों में बांट रहे हैं, या 4 विशिष्ट रीजन्स या कोडोन्स इसके अंदर मिल रहे हैं, जिसमें कोडोन नंबर, वो रीजन नंबर 1 जो है उसमें एक विशिष्ट सीक्वेंस है दैट इज UGG। और ये जो UGG सीक्वेंस है, UGG, ये सीक्वेंस सदैव ट्रिप्टोफैन को कोड करती है। दैट ट्रिपल कोड किसके लिए है, ट्रिप्टोफैन के लिए। AUG किसके लिए है, मैथियोनिन के लिए। AUG किसके लिए है, मैथियोनिन के लिए, ठीक है। यहाँ मैथियोनिन आएगा, हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण में FMAT आता है, यहाँ पे मैथियोनिन है, ठीक है, AUG। इसके अलावा यहाँ पे एक सीक्वेंस और आ रही है, वो है UAG। और UAG की अगर अपन बात करें तो दैट इज नॉनसेंस कोडोन। कौन सा वाला, ओपैल, OPALE नहीं, ओपले हो गया ये तो, ओपैल, OPEL, दैट इज ओपैल नॉनसेंस कोड, जिसको एक तरीके से आप टर्मिनेटर सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, टर्मिनेटर कोडोन के रूप में भी यूज में लेते हैं। अब इस सीक्वेंस का काम क्या है, इस सीक्वेंस का एक्चुअली में काम अगर अपन बात करें तो यहां से ले लेते हैं, दैट इज ए लीडर सीक्वेंस। ये आपको वायर दिखाई दे रहा है, ऐसे में अगर ये RNA के रूप में होता है और ये L सीक्वेंस जो है, ढंग से देखिएगा, हम यहाँ पे 2 लेवल बता रहे थे, एक ट्रांसक्रिप्शन और एक ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे तो हमने समझ लिया है सब कुछ, ठीक है, लेकिन अब हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसलेशन लेवल के ऊपर, क्योंकि L जीन कोड हो चुकी है, L जीन ने क्या कोड कर दिया, mRNA, और mRNA की L जीन के ऊपर ये सीक्वेंसेस हमको मिल रही हैं। तो ये क्या काम करती हैं, तो ये काम ऐसे करती हैं कि दैट इज RNA क्या है, एकल रज्जु की, और एकल रज्जु की RNA में अगर उसके पूरक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल जाएं तो जो ही हम इसको ल्यूज छोड़ेंगे, इनके बीच में क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। ये हो गई पेयरिंग जस्ट आपके सामने, दैट इज पेयरिंग। इसको हम बोलते हैं हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे में सेम ये कि ये पेयरिंग जब धागे में होती है तो क्या वो सुई में से जा सकता है, नहीं जा सकता, तो प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टेल, और हमको क्या करना पड़ता है, उस धागे की गांठ को खोलना पड़ता है। अगर हम उस धागे की गांठ को खोल पाए तो वो वापस क्या हो गया, रिपेयर, देन सुई उसमें से आगे निकल जाएगी और प्रोसेसिंग कंप्लीट। लेकिन अगर ये धागा नहीं खुल पाया तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो इस गांठ को काट के और धागे को दुरुस्त करें, या फिर हम इस कंप्लीट प्रोसेस को ही स्टॉप कर दें और धागे को नष्ट कर दें, दूसरा धागा लेंगे। तो ये हो गया, अगर पूरी चीज़ को नष्ट कर रहे हैं दैट इज PCD, प्रोग्राम सेल डेथ, और अगर केवल धागे को ठीक कर रहे हैं काट कर, दैट इज बाईपास,
बाईपास का मतलब SOS मैकेनिज्म, ये हो गया। तो ये बहुत शानदार मैकेनिज्म है जिसमें हम सिंगल स्ट्रैंड धागे को हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनते हुए देख रहे हैं, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनते हुए देख रहे हैं। दिख रहा है आप सभी को हेयर पिन लाइक, दैट इज, और ये बन गई। इस हेयर पिन लाइक को ही हम समझते हैं कैसे बनती है ये। जैसे ये RNA है, ये वो RNA के रूप में काम आ रहा है। अब ये जो RNA है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, जो बना है इसके ऊपर गति कर रहा है कौन, राइबोसोम, ठीक है। अब ऐसे में देखिए जैसे कि ये है C और ये है G, ठीक है, तो क्या होगा, C और G के पास आते ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इसकी वजह से तुरंत क्या बना लेते हैं, बॉन्ड। तो ये हो गया C और ये हो गया G, ठीक है। तो ये C हो गया और ये इन्होंने आपस में क्या बना लिया, बॉन्डिंग। और इस बॉन्डिंग में सदैव काफी दूरी तक जो चीज है वो कैसी रहेगी, एक दूसरे के सटीक, बिल्कुल DNA की तरह द्विरज्जु की, क्योंकि एक रज्जु की संरचना है। और यहाँ पे फिर कुछ लूप बनेगा जिसमें से काफी मैनी मोर, कम से कम 4 या 4 से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स क्या रहते हैं, अयुग्मित होते हैं, जो लूप बनाते हैं। अभी हमने जो स्ट्रक्चर बनाई थी उस स्ट्रक्चर में भी यही हो रहा था। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ढंग से देखें तो काफी कुछ एरिया तक क्या हो चुका है, यहाँ पे द्विरज्जु की हो चुका है, लेकिन इसके नीचे का एरिया क्या दिख रहा है आपको, एक रज्जु की दिखेगा और लूप की तरह दिखेगा। ये बिल्कुल हेयर पिन क्यों कहा, क्योंकि पहले जो पिन्स आती थी वो यही थी, हेयर पिन लाइक दैट, ये होता था लूप एंड देन इसके पास में बनते थे ग्रुप्स। तो हेयर पिन ऐसी ही तो होती थी पहले, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग इसको नाम दिया गया था हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। और इस अस्थायी हेयर पिन बनने की वजह से पॉलीमरेज की क्रिया संदमित हो जाती है, और जब पॉलीमरेज राइबोसोम, और जब राइबोसोम बढ़ेगा ही नहीं तो प्रोटीन का संश्लेषण होएगा भी नहीं। तो इसको समझते हैं, ठीक है। एक चीज, हाँ, इसमें एक काम और है जो अभी हमको समझना है। तो ये जो हेयर पिन बना है ये किस किस के बीच बन सकता है, ये बन सकता है रीजन 1 and 2, 1 and 2। तो जब 1 और 2 के बीच में बनेगा तो 3 और 4 खाली है, इस वजह से किन के बीच में भी बन सकता है, 3 और 4। जब 1 और 2 के बीच में बनेगा तो 3 और 4 भी खाली है, हालांकि खाली होते नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं कि 1 और 2 बिजी हो गए तो 3 और 4 भी क्या है, खाली। तो इस प्रकार 3 और 4 के बीच में भी क्या बन सकता है, लूप बन सकता है। और रीजन अगर 1 बिजी है तो 2 और 3 खाली है, तो 2 और 3 के बीच में भी क्या बन जाता है, लूप। तो ऐसे में जब 2 और 3 के बीच में बन गया तो 4 के साथ में लूप बन नहीं सकता। तो 1 और 4 खाली रहेंगे, केवल क्या बनेगा, 2 और 3 के बीच में ही लूप बनेगा। तो इस कंडीशन में क्या रिजल्ट निकलते हैं, अगर 1 और 2 के बीच में लूप बनता है तो दैट कॉजेज सिग्नल, दैट कॉजेज सिग्नल, कौन सा, स्टेल, दैट कॉजेज सिग्नल स्टेल। स्टेल का मतलब पीली बत्ती, मतलब आप रेडी रहें और क्या रहें, बिल्कुल एक तरीके से कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार, रेडी, लेकिन आप कार्य नहीं कर सकते, मतलब इनिशियल स्टेज के ऊपर आप हैं, इनिशिएशन कर नहीं सकते। क्लियर है, आप बिल्कुल रेडी पोजीशन के ऊपर, रेडी स्टेडी पोजीशन के ऊपर आप क्या है, यहाँ पे स्टेल है, रोक दिए गए हैं कुछ अस्थायी मूवमेंट के लिए। अगर रीजन 3 और 4 में लूप बनता है तो ये सबसे क्रिटिकल पोजीशन है, एंड दैट कॉजेज सिग्नल ऑफ टर्मिनेशन। दैट कॉजेज सिग्नल टर्मिनेशन। क्लियर है। रीजन 2 और 3 के बीच में अगर बनता है तो दैट कॉजेज सिग्नल एंटी टर्मिनेशन। एंटी टर्मिनेशन, एंटी टर्मिनेशन का मतलब टर्मिनेशन करने की आवश्यकता नहीं है, कंटिन्यू कीजिए। टर्मिनेशन का मतलब है टर्मिनेट हो जाइए, स्टेल का मतलब है रुक जाइए। ये 3 सिग्नल्स पास होते हैं इन लूप्स की वजह से। अब जब हम मैकेनिज्म को देखेंगे तो हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा, व्हाट इज एटेन्यूएशन।
यहीं से ही समझ लेते हैं। इन रीजन्स को मैं यहां साइड में लिख देता हूं। रीजन 1 एंड 2, ठीक है। रीजन 1 एंड 2 क्या आउट कर रहा है? स्टेल सिग्नल, सिग्नल कॉजेज स्टेल। रीजन 2 एंड 3 जो है वो क्या कॉज करते हैं? एंटी टर्मिनेशन। रीजन 3 एंड 4 ये क्या कॉज कर रहे हैं? टर्मिनेशन। That also causes termination। समझिए क्या हो रहा है। सबसे पहले वही ट्रिप्टोफैन वाला संदर्भ यूज में लेते हैं कि जब माध्यम में ट्रिप्टोफैन की कमी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे ट्रिप्टोफैन मॉलिक्यूल को ऑन, जब माध्यम में ट्रिप्टोफैन की कमी है तो क्या होगा? मॉलिक्यूल ट्रिप्टोफैन जो है क्या हो जाएगा? ऑन। सेकंड हम यहां पे क्या यूज में ले रहे हैं? जब माध्यम में ट्रिप्टोफैन की सांद्रता क्या है? ज्यादा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये ट्रांसलेशन रेगुलेशन जो है वो कौन सा हो रहा है? ट्रांसलेशन लेवल पे। जबकि पहले जो हमने पढ़े ऑपेरॉन वो सारे के सारे किस लेवल पे थे? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। Yes, first, when tryptophan concentration is low in the medium, तो जब ट्रिप्टोफैन की सांद्रता मीडियम में कम है तो क्या होगा? क्या रिप्रेसर प्रोटीन जो हमने अभी बनाया था वो क्या होगा? इनएक्टिव, ऑपरेटर साइट खाली रहेगी, प्रोमोटर पे पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा, देन कोडेड एल सीक्वेंस, फिर EDCBA और कोड करके यहां पे क्या बना देगा? सिंथेटेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और वो कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? ट्रिप्टोफैन मॉलिक्यूल को कोड करता है। ठीक है, तो यहां पे एल सीक्वेंस जिसका अभी तक हमने जिक्र नहीं किया, अब पहली बार जिक्र करेंगे कि एल सीक्वेंस काम क्या कर रही है। क्लियर है? तो यहां पे अगर ट्रांसक्रिप्शन लेवल होता तो यहीं पे कंट्रोल हो जाता, लेकिन हम कौन सा लेवल ले रहे हैं? ट्रांसलेशन। इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज ने एल सीक्वेंस पे भी एमआरएनए कोड कर दिया, ई पे भी कर दिया, डी पे भी कर दिया, सी पे भी कर दिया, बी पे भी कर दिया और ए पे भी कर दिया। ठीक है, और ये एमआरएनए अलग अलग नहीं है, ये सारा का सारा सीक्वेंस क्या है? एक, क्योंकि जीन भी क्या है? एक। तो हम प्रोसेसिंग भी तो बाद में ही करेंगे, अभी तो वो कंप्लीट एक जैसे ही तो बनाएगी, ये थोड़ी बार बार काट देगी। उसने कंप्लीट एक जैसा बना दिया। फिर उस एमआरएनए से क्या बन रहा था? इससे बन रही थी ईटा स्क्वायर चेन्स, इससे डेल्टा स्क्वायर, सी से जो है डायरेक्ट इंडोल, बी से बीटा स्क्वायर, एल से अल्फा स्क्वायर। तो बाद में ही तो बना, पहले तो एमआरएनए एक साथ ही बना था पूरा। तो एमआरएनए बनने के साथ ही यहाँ पे लीडर सीक्वेंस सबसे पहले कोड होती हैं, और लीडर सीक्वेंस के ऊपर ओ जीन के बाद सबसे पहले AUG, देन फिर रीजन 1, फिर रीजन 2, फिर रीजन 3, फिर रीजन 4, फिर AUG, देन कंप्लीट ऑफ लीडर एमआरएनए। फिर कोड किसका होता है? ट्रिप आर जीन। तो यहाँ पे हम इसको eMRNA बोल देते हैं, ई जीन एमआरएनए, 5 से 3 दिशा की ओर। तो ऐसे में हमारे पास रीजन है 1, 2, 3 और 4। तो जो ही पॉलीमरेज एंजाइम यहां पे पहुंचता है, समझो जब माध्यम में ट्रिप्टोफैन नहीं है और ट्रिप्टोफैन संश्लेषण की जरूरत थी, तो यहां पे क्या बना दिया गया?
एमआरएनए कोड कर दिया गया आरएनए पॉलीमरेज। अब वो आरएनए के ऊपर जो प्रोटीन बनेगा वो तो राइबोसोम ही बनाएगा ना प्रोटीन संश्लेषण में। तो अब हम आ गए किसमें, प्रोटीन संश्लेषण में। तो ये पॉलीमरेज एंजाइम जब यहाँ पे लीडर सीक्वेंस के पास पहुंच रहा था, तो जो ही पहुंच रहा था उसने सबसे पहले कोड किसको किया, एयूजी का, क्योंकि सारा मौसम कैसा था, बिल्कुल सही, उसको कोड करना था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देन जो ही एयूजी कोड करेगा देन वो पहुंचेगा रीजन नंबर 1 पे, और रीजन नंबर 1 पे वो किसको कोड कर रहा है इस वक्त, कंटिन्यूटी में यूजीजी को। ठीक है, अब जो ही ये कोड कर रहा है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स की बात नहीं कर रहे। यूकैरियोट्स के अंदर एमआरएनए का संश्लेषण हो रहा है केंद्रक द्रव्य में, फिर वो मैच्योर होके आ रहा है बाहर, तब प्रोटीन सिंथेसिस साइट पे पहुंच रहा है, तो वहां पे प्रोसेसिंग पहले से ही तैयार है, तो वहां पे एटेन्यूएशन की आवश्यकता नहीं हो रही। हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स में क्या हो रहा है, प्रोकैरियोट्स में केंद्रक द्रव्य है ही नहीं, केंद्र को जो मेम्ब्रेन है वो है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई सिपरेशन नहीं है। यहाँ पे एमआरएनए का संश्लेषण और प्रोटीन का संश्लेषण दोनों साथ साथ होते हैं कोशिका द्रव्य में। ठीक है, तो जो ही एमआरएनए कोड होने लगा और उसका 5' सिरा बनते ही उसको आके कौन पकड़ लेता है, उसको आके पकड़ लेता है राइबोसोम, दैट इज 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम। इसलिए हमें एटेन्यूएशन की जरूरत पड़ी, क्यों, क्योंकि पहले एक बार कोड तो होने दे। ठीक है, मान लीजिए कोड होते हुए एमआरएनए में कोई गड़बड़ हो गई तो उसकी वजह से जो प्रोटीन बनेगा वो भी कैसा बनेगा, एक तरीके से डिफेक्टिव। तो ऐसे में कोशिश ये रहती है कि जब एक बार पॉलीमरेज एमआरएनए को कोड कर रहा है तो एक बार पॉलीमरेज द्वारा कोड तो कर लेने दे, एमआरएनए की प्रूफ दे, प्रोसेसिंग हो जाने दे, प्रोसेसिंग के बाद में ही तो एमआरएनए से सूचना लेगा या पहले ही साथ साथ कर देगा। तो यहां पे राइबोसोम को कंट्रोल करने के लिए एटेन्यूएशन सिस्टम डेवलप हुआ। क्लियर है, तो ऐसे में जो ही यहां पे पॉलीमरेज आगे बढ़ा, पॉलीमरेज के बढ़ते ही लीडर सीक्वेंस को कोड करना शुरू हुआ, और कोड करते इसके 5' जो छोड़ था उसके ऊपर आके राइबोसोम जुड़ गया। ठीक है, जुड़ गया। तो ऐसे में जो ही ये स्ट्रक्चर आगे बढ़ती है, पूरी तरीके से बड़ी भी नहीं है, तो ये जो लो कंसंट्रेशन है किसकी, ट्रिप्टोफैन की, जब भी तो संश्लेषण हो रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे राइबोसोम अब कहाँ पहुंच गया, एल सीक्वेंस के रीजन नंबर 3 के आसपास। तो ऐसे में ये क्या कर देता है, रीजन नंबर 1 एंड 2 के बीच में क्या बना देता है, लूप। ठीक है, सीक्वेंस कितनी लंबी हो चुकी है हमारी, रीजन 1 को बना चुकी है, रीजन 2 को बना चुकी है, रीजन 3 के पास पहुंच रहा है। इतने में यहाँ पे पॉलीमरेज आके, सॉरी राइबोसोम आके जुड़ गया, और किससे जुड़ा है, एयूजी सीक्वेंस से, क्योंकि ये आपको भी पता है कि एमआरएनए का प्राथमिक जो कोडोन है वो कौन सा है, एयूजी, और एमआरएनए की जो स्मॉल यूनिट है उससे एयूजी से ही जुड़ सकता है। क्लियर है, तो ऐसे में ये एयूजी से आके जुड़ चुका है, और यहाँ पे रीजन 1 और 2 के बीच में क्या हो गई, लूपिंग, हेयर पेन लाइक लूप। और वो लूप क्या सिग्नल देगा आपको, स्टैल, रुक जाइए, सब कुछ ठीक है, आपका ही है, आपको ही मिलेगा, लेकिन रुक जाइए। है ना, चूल्हे पे रोटी बन रही है, बिल्कुल गर्म है, अभी उसके ऊपर अंगार लगी हुई है, गर्म है, तो उसकी प्रोसेसिंग जरूरी है, तो वहां पे आपको भी तो एक स्टेल सिग्नल मिलता है कि रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, साफ कर दूं, मक्खन लगा दूं। तो रुकने के लिए एक सिग्नल दिया जा रहा है कि तेरे लिए है, तेरी है, तू ही खाएगा, सेफ। क्लियर है, तो ऐसे में सिग्नल 1 और 2 जो है वो इसको कुछ समय के लिए स्टेल सिग्नल्स आउट करते हैं कि अभी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई है, लीडर सीक्वेंस की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाने दो, देन उसके बाद आप इसको क्या कर लेना, ट्रांसलेट कर लेना। तो इसकी वजह से राइबोसोम जो है वो क्या हो जाता है, स्टेल पोजीशन में आ जाता है और कुछ समय के लिए रुक जाता है, रुक गया। ठीक है, अब आइए आगे। ठीक है, तो यहां पे रीजन 1 एंड 2 जो है वो अपनी जगह पे रुके हुए हैं, तो जो ही रीजन नंबर 3 एंड 4 की तरफ ये पहुंचता है, तो पहुंचते ही पॉलीमरेज, ठीक है,
1 और 2 के बीच। सबसे पहले यहाँ पे AUG, तो सबसे पहले कौन सा कोडोन लाएगा? ट्रिप्टोफैन, मतलब अमाइनो एसिड। फिर दूसरा कौन सा ट्रिप्टोफैन यूज में लेगा? ट्रिप्टोफैन, मतलब जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बना रहा है। कॉम्प्लेक्स कौन सा? सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, एडिनाइलेट सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, इंडोल 3 क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलेट सॉरी ग्लिसरेट सिंथेटेज एंड ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज। और यहाँ पे ट्रिप्टोफैन का संश्लेषण प्रारंभ हो जाएगा। तो इस वजह से टर्मिनेटेड सीक्वेंस भी आउट नहीं, मतलब कोई सिग्नल आउट नहीं हुआ, तो श्रृंखला का टर्मिनेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे श्रृंखला का क्या हुआ है? एंटी टर्मिनेशन। तो ट्रांसलेशन लेवल पे mRNA का क्या हो गया? अब कंप्लीट DCBA, और ये अपनी सीक्वेंसेस को क्या कोड सेकेंडरी लेवल ऑफ रेगुलेशन। तो सेकेंडरी लेवल ऑफ रेगुलेशन अब समझेंगे। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो तो ट्रांसलेशन लेवल पे इसका क्या था? ओपेरॉन का कंसेप्ट था। आगे बढ़ाती है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। अब हमारा स्टेप वही, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में 3 चीजें आ जाती हैं। पहली, जब आई जीन म्यूटेंट है, सक्रिय नहीं है, और वो रिप्रेसर प्रोटीन बना ही नहीं रही 1 नंबर पे, ठीक है, उसकी वजह से संरचना। दूसरा, क्या कारण हो सकता है कि रिप्रेसर प्रोटीन बना रही है लेकिन रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना पा रहा और सक्रिय ही नहीं हो पा रहा, तो यहां पे ऑपरेटर फिर तीसरा लेवल पे ये क्या काम कर रहा है? तीसरे लेवल के ऊपर ये देख रहा है कि ट्रिप्टोफैन की सांद्रता अगर एडिक्वेट पोजीशन में पहुंच गई है और अभी भी संश्लेषण रुक नहीं रहा है, तब जाके लीडर सीक्वेंस जो है वो क्या करती है? एक विशिष्ट अनुक्रम जो है उसको डेवलप करती है। कैसे? तो अब हम क्या कर रहे हैं? जब ट्रिप्टोफैन की सांद्रता माध्यम में बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो क्या हो जो है कोड हो चुकी है, हो रही है, और होने के दौरान जो ही राइबोसोम यहां पे आ रहा है AUG पोजीशन के ऊपर, तो पहला सिग्नल इसको क्या मिल रहा है? कोडिंग ऑफ A2, 1-2 स्टेल पोजीशन पे लिए हुए हैं इसको, 1 और 2 किस पे लिए हुए हैं? स्टेल पोजीशन पे लिए हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन के ऊपर राइबोसोम रुका हुआ है और लीडर सीक्वेंस जो है वो बन रही है, ठीक है, बन रही है धीरे धीरे। अब जो ही ये सीक्वेंस 3 पे पहुंचता है तो ये राइबोसोम कहां पहुंचेगा? सीक्वेंस नंबर 1 पे,
किसकी, रीजन नंबर 1। और रीजन नंबर 1 पे कोडोन क्या था, यूजीजी, और यूजीजी के अनुसार ये क्या ले रहा था, ट्रिप्टोफैन, जब ट्रिप्टोफैन की सांद्रता कम थी, जिसकी वजह से एंटी टर्मिनेशन सिग्नल आउट हो रहा था। लेकिन अब उल्टा है, अब यहाँ पे ट्रिप्टोफैन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में यहाँ पे इसको स्टेल पोजीशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास में बहुतायत में ट्रिप्टोफैन है, तो ये तुरंत ट्रिप्टोफैन लेगा, तुरंत ट्रिप्टोफैन ले लेगा। क्लियर है। तो ऐसे में ये जो ही श्रृंखला रीजन 1 पे जाएगी तो 1 और 2 आपस में बॉन्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि 1 के ऊपर राइबोसोम आ चुका है। तो अब खाली क्या रह गए, 2 और 3। तो 2 और 3 पे आने से पहले यहाँ पे क्योंकि ट्रिप्टोफैन की सांद्रता ज्यादा थी, इस वजह से राइबोसोम की मूवमेंट भी क्या हो जाएगी, फास्ट। पहले राइबोसोम की मूवमेंट क्या थी, स्लो, अब क्या हो गई, फास्ट। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो ही ये हो गया लार्ज सब यूनिट, इसमें फंसा हुआ है, और ये स्मॉल सब यूनिट। अब एमआरएनए जो है या तो यूं जा सकता है या यूं जा सकता है, तो यूं तो आ नहीं सकता क्योंकि 5 से 3 ही जाएगा, तो ये 5 से 3 जा रहा है, तो ऐसे में या तो ये पूरा सरक के जाएगा, यहाँ पे आगे जाने से पहले, मतलब राइबोसोम कहाँ जाता, अब ई, फिर डी, फिर सी, फिर बीटा, और फिर अल्फा, जो एमआरएनए बने थे उनकी पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के लिए एटीन्यूएशन। और ये समस्या तभी सॉल्व होएगी जब यहाँ पे ट्रिप्टोफैन की सांद्रता क्या होगी, कम। ट्रिप्टोफैन की सांद्रता कम होते ही वापस रीजन जो है 2 और 3 के बीच क्या हो जाएगी, लूपिंग, क्योंकि 2 नंबर की लूपिंग खुल जाएगी, 2 और 3 के बीच में हो जाएगी लूपिंग, 3 और 4 ओपन हो जाएंगे, सिग्नल आउट होगा। देती है पॉली जो एंजाइम है उसमें ये
EIF6 इन यूकैरियोट्स एंड E हटा दीजिए, IF3 इन प्रोकैरियोट्स। जो फैक्टर्स है इनिशिएशन उनको एक्टिव कर देती हैं और ये राइबोसोम्स की दोनों यूनिट्स को सेपरेट कर देते हैं, जिससे mRNA tRNA पॉलीपेप्टाइड चेन सारे क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। दैट इज टर्मिनेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इस टर्मिनेशन प्रोसेस में हम चाहते हैं कि टर्मिनेशन ना हो, हम चाहते हैं चाहते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन कंप्लीट बन नहीं पाता और वो प्रोटीन काम नहीं आता। इस वजह से ये आराम से संक्रमण कर सकते हैं और अपनी संक्रमण साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। जानकर उन्हें किस में कन्वर्ट करता है, एंटी टर्मिनेटर सीक्वेंस होने देना। दैट इज मेथड हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं, लाइक टैमिन एंड बाल्टीमोर, इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। प्रारंभ में इनके इन अभिधारणाओं को ग्रहण नहीं किया गया था क्योंकि वॉटसन एंड क्रिक में क्रिक द्वारा प्रतिपादित सेंट्रल डोगमा को ज़्यादा तवज्जो थी। ठीक है, या ज़्यादा एक तरीके से प्राथमिकता मिल रही थी कि सूचनाओं की जो दिशा है वो डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन्स के रूप में, अर्थात एक दिशा में ही होती है। इनका रिवर्स संभव नहीं है। लेकिन टैमिन एंड बाल्टीमोर लगभग 70 के आसपास 1970 में इन्होंने एक विशिष्ट वायरस या बैक्टीरियोफेज रेट्रोवायरस में इसी के उल्टे क्रम की घटना को देखा। ठीक है, और उन्होंने पाया या उन्होंने इसको एक तरीके से सिंथेसाइज करके देखा कि उन्होंने वहाँ पे जो आरएनए है, ठीक है, उसके अंदर एक विशिष्ट एंजाइम है इस वायरस के अंदर, जो उस आरएनए को क्या कर देता है, डुप्लीकेट कर देता है। तो हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं आरएनए रेप्लिकेट कर देता है। और आरएनए रेप्लिकेशन से जो घटना घटती है वो एक हाइब्रिड हो गया, आरएनए के ऊपर डीएनए सीक्वेंस। दोनों को सेपरेट करने पर वो जो डीएनए सीक्वेंस है वो एक तरीके से ओरिजिनल डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री रज्जु हो गई। अब उसके ऊपर अगर हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की रिएक्शन करा डीएनए रेप्लिकेशन दैट इज रिवर्स ऑफ सेंट्रल डोगमा या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसीलिए इस घटना को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एटीन्यूएशन का एक बार फोटो स्कैन कर लीजिए ताकि आप ठीक है, इसको आसानी से देख लेना, पॉज करके देख कंप्लीटली।
यस। एनएस ये क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और ये इसके ऊपर जो है वो श्रृंखला कोड करता है। दैट इज सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। ठीक है, तो गड़बड़ हो गई इसको।
RNA DNA हाइब्रिड, RNA DNA और ये हो गया डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक है। और अब इस डीएनए स्ट्रैंड पे हमको क्या चाहिएगा, आरएनए प्राइमर, आरएनए, इसको तो हटा दो पहले वाले को, तो आरएनए प्राइमर, और यहां पर जो एंजाइम जुड़ेगा वो कौन सा जुड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज। अब तो ओरिजिनली जुड़ेगा, आरएनए डिपेंडेंट की जरूरत नहीं है। और ये डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इसके ऊपर क्या कर लेगा, दूसरी श्रृंखला को कोड का, अच्छा उल्टा बना दिया, दूसरी श्रृंखला को क्या कर लेगा, कोड, दैट इज डीएससी डीएनए। तो इस प्रकार से जो डीएनए अमीनो एसिड की ट्रिपल कोडोन हमें निश्चित पता है। अगर हम इसके प्रोटीन के उल्टी डायरेक्शन में अमीनो, ये